होने के बाद हरकत में परिवहन विभाग, बस कंडक्टर को नौकरी से हटाया। कंडक्टर ने वायरल वीडियो को बताया फर्जी। झारखंड में जारी है बिजली की आंख मिचौली, व्यापार और पढ़ाई पर पड़ने लगा असर। 4 से 5 घंटे तक हो रही बिजली की कटौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लातेहार से है, जहां बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर से संवेदनाएं तार तार हुई हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। यहां अस्पताल में मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की, जिसके बाद परिजनों को शव ठेले पर ले जाना पड़ा। दरअसल बसिया पंचायत के टिमराबार के आदिवासी परिवार के चंद्रू लोहरा की तबीयत खराब हो गई थी। परिजनों ने उसे बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद चंद्रू लोहरा के भतीजे टुलू लोहरा ने अस्पताल प्रबंधन से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं किया गया। जबकि जिस वक्त चंद्रू लोहरा की मौत हुई थी, उस वक्त बालूमाथ अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस खड़ी थी। हो गई थी, और खास के वो लोहरा परिवार को या कोई भी हो, जब डेथ हो गया तो उसके डेड बॉडी के लिए ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा सरकार के द्वारा जो है की गई है, और उसको एम्बुलेंस मिलना चाहिए था। अगर एम्बुलेंस उसको प्रोवाइड नहीं किया गया है तो ये बिल्कुल ही अमानवीय है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई है। धनबाद शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। इस कड़ी में अभियान के तीसरे फेज में रणधीर वर्मा चौक से हीरापुर भिष्टीपाड़ा जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई की गई और सड़क किनारे अतिक्रमण किए दुकानों पर बुलडोजर चलाया। निगम की इस कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने विरोध किया और निगम प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। एक इसी रोड में जाम होता है, मानते हैं कि इस रोड में जाम होती है, मगर जहाँ जहाँ सरकार ने अपने दादी दुकान का इंतजाम किया, देखिए वहाँ पे जाम लगता है। ये नहीं, स्कूल बस है, धनबाद में कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का सिस्टम है नगर निगम के पास, बीच रात में साढ़ आ जाता है। कभी कोई देख रेख कर रहा है। विधायक जी जो हमारे धनबाद के विधायक जी है, वो कुछ दिन पूर्व भी बोले थे कि रोड जाम हो जाता है। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे धनबाद के गार्जियन हैं, आपको होना चाहिए कि कैसे धनबाद का ये समस्या का निदान। तरफ से रास्ता निकलता था, हाँ, और आप देखे होंगे कि हर वक्त ये जाम रहता था। ठीक है, बहुत से संस्थाओं से इसके कहा गया कि इसको आप लोग कंट्रोल नहीं हुआ तो आज इसको हटा दिया गया। अभियान ही चलेगा, जहाँ जहाँ ट्रैफिक का दिक्कत है, जहाँ बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई है, हॉस्पिटल जाने में कठिनाई है, उस रास्ते को सब दोबारा लगाते हैं। इसके लिए एजेंसियां हैं, वो देखेंगे। और अगली खबर गुमला से है, जहां बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में चोरी छिपे पार्क के अंदर शराब पीते कुछ नाबालिग छात्रों को प्रबंधक ने रंगे हाथों पकड़ा और छात्रों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान प्रबंधक ने जुर्माने के तौर पर छात्रों से पार्क परिसर में 10-10 पौधे लगवाए। साथ ही कान पकड़कर छात्रों ने उठक बैठक भी की और भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं करने की नसीहत दी गई। ठीक। खबर गिरिडीह से है, जहां गिरिडीह कॉलेज के बाहर लगभग आधा दर्जन सीनियर लड़कों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए रैगिंग के नाम पर 2 युवकों को मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पचंबा थाना क्षेत्र के माताडी निवासी आर्यन सिंह और उसका भाई सौरभ चंद्रवंशी क्लास करने के लिए कॉलेज गया हुआ था। तभी कुछ युवक दबंगई दिखाने लगे और मारपीट करने लगे। साथ ही 20,000 रुपये नकद, अंगूठी, चेन और मोबाइल लेकर फरार हो गए। तो उसके बाद कुछ सीनियर लड़के लोग आए थे, 2 बाइक में, एक अपाची था और एक पल्सर था। तो दोनों में 2-2 लड़के बैठे हुए थे। तो हम फॉर्म लिए थे, फॉर्म मिल रहा था वोटर कार्ड बनाने के लिए, तो हम अप्लाई करने के लिए गए थे। सीनियर लोग रैगिंग करना चालू किए वहाँ पे, और वो सब शायद वहाँ के स्टूडेंट थे नहीं। वो लोग मतलब कि वहाँ पे पूछताछ करने लगे, हम लोग से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम बोले यहाँ पे कि हम लोग अप्लाई करना है वोटर कार्ड के लिए।
तो बोलने लगा कि यहाँ पे होता है कि नहीं होता। तो हम बोले कि भैया हमको खुद नहीं पता, इसलिए पता ही कर रहे हैं। तो हम भैया से जब जानने लगे वो सब, तो हम बोले भैया कुछ बोल रहे थे क्या? तो उन लोग वहीं पे दादागिरी करना। धनबाद में खनिज संपदा की लूट की होड़ मची हुई है, जिसे जहां मौका मिल रहा खनिज संपदा को लूटने में लगा हुआ है। वैसे तो कोयले के अवैध कारोबार के लिए धनबाद बदनाम है, लेकिन इन दिनों बालू की अवैध तस्करी धड़ल्ले से जारी है। पीला सोना का अवैध कारोबार से धनबाद में कई लोग धन कुबेर बन बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि रोजाना करोड़ों रुपए के बालू के इस अवैध कारोबार में जिले के खनन विभाग की भूमिका भी संदिग्ध है। जीटी रोड पर दिन हो या रात ट्रैक्टर और हाईवा से बेधड़क बालू की तस्करी जारी है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में लूट मची है। डुमरी बस्ती कहाँ ले जा रहे बालू यहाँ ले जा रहे हैं आपको जगह। कहाँ? ये पहाड़ी के आगे। ये थाना सेठ है आपको, अलगडिया थाना? हाँ, क्या लेता पैसा? पैसा देते हैं आपको जाके, मालिक देता है। किनको देता मालिक? ये थाने वाले के स्टाफ को देता है। थाने वाले को? तो जिला के पूरे झारखंड की यही स्थिति है। कितना बार विधानसभा में भी यह विषय उठा बालू का भी, और हर बार मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के खान मंत्री वही हैं। ये लोग हमेशा इसी तरह से गोल मटोल बात करते हैं कि हाँ वैसे है, थाना को बोल दिया गया है, कोई अवैध कारोबार नहीं होगा। खास करके ग्रामीण जो ट्रैक्टर से छोटे छोटे स्तर पर अपने घर निर्माण के लिए बालू ले जाते हैं, उनको नहीं कोई तंग करेगा। उसमें जहाँ से शिकायत प्राप्त हो रही है जिले को, और पिछले 15-20 दिनों में कई FIR अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुई हैं। टुंडी क्षेत्र में दर्ज हुई है, निरसा में दर्ज हुई है, पूर्वी टुंडी में दर्ज हुई है, बागमारा क्षेत्र में दर्ज हुई है। तो वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जहाँ से भी शिकायतें आ रही हैं उनमें जांच करके मानसून अवधि में किसी भी तरह का उठाव चूंकि नहीं होना है, तो उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए और अनिवार्य FIR। हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पिछले 24 नवंबर को हजारीबाग से गया जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन की बस की छत पर अवैध रूप से कोयला लूटकर चलती बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग हरकत में आई और इस मामले को लेकर बस के कंडक्टर को नौकरी से हटा दिया। हालांकि बस कंडक्टर ने सोशल मीडिया पर वायरल अवैध कोयले की ढुलाई को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बस पर आलू की बोरियां लोड थीं, जिसके प्रमाण के तौर पर उनके पास आलू खरीदारी की रसीद और विभाग को लगेज के लिए दिए गए किराए का रसीद भी मौजूद है। बिहार राज्य पथ परिवहन का संवाहक हूँ, जो 24 तारीख से रांची से गया जा रहे थे, जिस दरमियान हमारे छत के ऊपर आलू का बोरा लोड था और किसी भाई ने वो वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं कि इसमें अवैध कोयला है, जबकि मेरे पास कोयला नहीं है। उसका मेरे पास साक्षी प्रमाण है कि हम आलू लेके जा रहे थे, जिसका मेरे पास आलू का रसीद है, और प्लस जिस डेट में हम सेल जमा किए हैं उस डेट में मेरा लगेज का टिकट काट के सेल जमा किया हुआ है और हमें ड्यूटी से मैंने पुटअप कर दिया गया है। बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों ने पुनर्वास और जमीन की मांग को लेकर सेक्टर 9 के कूलिंग पॉन्ड में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। कड़कड़ाटी ठंड में 5 विस्थापित नेता नंगे बदन पानी में जाकर खड़े हो गए हैं और बोकारो स्टील प्लांट के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आंदोलनकारियों ने बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर बसे 33 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही घर बनाने के लिए 10-10 डिसमिल जमीन देने की भी मांग की। और DPLR के द्वारा जमीन का बंदरबाट हो रहा है, पैसों का खेल हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2020 में 33 अतिक्रमणकारी का बाकायदा लिस्ट निकला हुआ है DPLR के विभाग के द्वारा, लेकिन आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासन को और विभाग को अगर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तो अतिक्रमणकारियों पर करनी चाहिए थी, लेकिन बाकायदा आज जो रैयत हैं, जो विस्थापित हैं, आज भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, कभी आत्मदाह तक जा रहे हैं।
बोकारो के पहले विधायक रहे समरेश सिंह की शव यात्रा उनके सेक्टर 4 स्थित आवास से निकली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह उनकी शव यात्रा में शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। कल पूर्व विधायक समरेश सिंह का उनके आवास पर निधन हो गया था। आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि समरेश सिंह एक अभिभावक के समान थे। तबीयत सुधर रही थी और फिर अचानक से उनके निधन की खबर आई। मानो एक बोकारो ने अपना राजनीतिक योद्धा खो दिया और अभिभावक के तौर पे उनको हम लोग मानते थे और उस निमित्त जो है आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हैं। बहुत बड़ी क्षति है और दादा सिर्फ बोकारो के ही नहीं बल्कि झारखंड के अभिभावक थे। और रहा बात हमारे परिवार से, तो हम लोग ने दादा से, मैंने ही नहीं मेरे पिता ने भी बहुत कुछ सीखा। मेरे पिता उनको अपना बड़ा भाई मानते थे और मेरे विधानसभा में भी दादा के चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे और हमेशा सामाजिक काम में लगे रहना, हमेशा धार्मिक काम में लगे रहना। दादा एक प्रेरणा स्वरूप थे। आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। रघुवर दास बोकारो की चंद्रपुरा में घायल आदिवासी युवकों को देखने अस्पताल पहुंचे थे। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद आदिवासियों पर अत्याचार काफी बढ़ गया है। वोट बैंक के लिए सरकार खास समुदाय के लोगों को संरक्षण दे रही है। और आज चंद्रपुरा में भी जो घटना घटी, ये सरकार में वोट बैंक और तुष्टीकरण के तहत एक संप्रदाय विशेष को संरक्षण देकर आज आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार हो। और जब जानकारी मिली उसी घटनाक्रम में आया और जैसा हमारे जो पीड़ित है हांसदा जी मुर्मू जी ने बताया कि ये सरकार में सिर्फ वोट बैंक की चिंता कर रहा, हम आदिवासियों की चिंता करने वाला कोई नहीं। बोकारो के चंद्रपुरा में आदिवासी युवकों की मुस्लिम युवकों द्वारा पिटाई मामले पर राजनीति गर्माती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गठबंधन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए आरोपियों को बचाने का इल्जाम मढ़ दिया, तो जवाब में कांग्रेस ने रघुवर दास पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। लगता है कि भाजपा की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि चाहे किसी के घर में कितना बड़ा शोक हो, लेकिन बयान देकर के सुर्खियों में बने रहना इनकी आदत बन गई। रघुवर दास जी इतने नीचे स्तर की राजनीति करेंगे, मैं समझता हूँ ये उनके छवि के लिए नहीं है। वो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आदिवासी के साथ मारपीट हुई और जिन्होंने मारपीट किया वो क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो पूरी पुलिस जांच कर चुकी है और जांच के क्रम में जो दोषी थे उनको जेल भी भेज दिया गया। तो कहाँ सरकार चिंता नहीं कर रही है आदिवासियों के लिए। पाकुड़ के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति काफी खराब है। हिरणपुर का मुर्गाडांगा मध्य विद्यालय पूरी तरह से जर्जर है। ऐसे जर्जर भवन में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं। स्कूलों की स्थिति देखकर अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि विभाग इस पर काम कर रहा है, जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की जाएगी। विद्यालय इतना जर्जर है कि मेरे विद्यालय में 10 रूम है, लेकिन 10 में 5 रूम जो है वो बिल्कुल ख़राब है। और हमारे स्कूल में 8 क्लास 1 से 8 तक का पढ़ाई होता है और प्रत्येक स्कूल में छात्र बैठता है, लेकिन ऊपर से गिर रहा है और जर्जर है। इसके चलते मैंने हम लोगों को डर बना रहता है, कभी भी कोई घटना हो सकता है। इस पर विभाग काम कर रही है। लगातार विभाग कोशिश कर रहा है कि जो वैसे जर्जर भवन है या तो उसको रिपेयर किया जाए। रिपेयर होने वाला रिपेयर होंगे और अगर नया जरूरत है तो नया। और बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में टीचर बहाली पर सुनवाई हुई। झारखंड में टीचर बहाली पर सुनवाई हुई। झारखंड के सीएस सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। बहाल टीचर की लिस्ट बनेगी। टीचर को पोस्टिंग जिला चुनने का मौका मिलेगा। देवघर में लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कोर्ट रोड में कई जगहों पर सब्जी और फुटपाथ दुकानों को सड़क से हटाया गया। इसके अलावा इन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वे अपनी दुकान सड़क पर ना लगाएं। इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
पहले भी इन लोग को भी जुर्माना किया गया था, उसके बावजूद भी इन लोग के द्वारा होता क्या है कि अपने सामानों को आधे रोड तक ला करके रख देते हैं, जिससे होता है क्या है कि समस्या होती रहती है बराबर यातायात की। वही इन लोग को पीछे करवाया जा रहा है। हजारीबाग की चौपारण प्रखंड बड़ी तेजी से नशे के बड़े बाजार में तब्दील होता जा रहा है। यहां बीते लगभग 5 सालों से अफीम की बड़ी खेती प्रखंड के भूभाग पर की जा रही है। अनुमान के मुताबिक 20 से 40 करोड़ का अवैध व्यवसाय नशे की खेप की वजह से होता है। इस साल लगभग 500 एकड़ से अधिक वन भूमि का इस्तेमाल अफीम की खेती के लिए किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि आए दिन अफीम की खेती की सूचना पुलिस प्रशासन को मिलती रहती है, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाकर अफीम की फसल को नष्ट किया जा रहा है। क्षेत्र है और खास करके हमारा जो बिहार से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है चौपारण थाना का, वहाँ पे जो जंगल एरिया है, वन क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोगों को भी गुप्त सूचना मिलती रहती है कि वहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। इस तरह का सूचना अभी वर्तमान में हमारे पास प्राप्त हो रहा है। अभी चूंकि सीजन आ गया है और हमारे पास गुप्त सूचना भी मिल रही है कि इस तरह की अफीम की खेती कुछ लोग अवैध तरीके से कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से हम लोग के पास सूचनाएं आ रही है, उन जगह पे हम लोग स्पेसिफिक ऑपरेशंस चला करके उन सभी अवैध धंधेबाजों के अगेंस्ट कार्रवाई भी करेंगे और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कानूनन कार्रवाई करेंगे। झारखंड में बिजली संकट तेजी से गहराता जा रहा है। रांची में करीब 4 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे अक्सर बच्चों की पढ़ाई के वक्त ही घर की बिजली गायब रहती है। परीक्षा का समय नजदीक है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले असर से कई पेरेंट्स परेशान हैं। वहीं बिजली नहीं होने के कारण लोग अपना काम छोड़कर बैठे हुए हैं। इस कटौती के पीछे की बड़ी वजह है बिजली की कमी। और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। झारखंड राज्य में बिजली संकट तेजी से गहराता चला जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र धुरवा में मौजूद है, जहां का आप नजारा देखेंगे। ये घर है जहां पर सुबह का वक्त है और पूरा का पूरा घर जो है अंधकार में है। पूरा 2 कमरों का ये घर है। पूरे परिवार वाले अंधेरे में बैठे हुए हैं और सुबह और शाम 2 समय ऐसा होता है यहाँ पर जहाँ करीबन घंटे लाइट कटे रहते हैं। आप कैसे आप लोग बिता रहे हैं? क्या स्केड्यूल है लाइट का? कैसे बिता रहे हैं? सुबह और शाम में लगभग मिनिमम 4 घंटा लाइट कटता है सुबह और शाम का। तो सुबह में तो उससे उतना दिक्कत नहीं हो पाता है, बट फ़ोन चार्जिंग या फिर इमरजेंसी जो चार्जिंग होता है वो नहीं कर पा रहे हम लोग। क्या करते हैं? बैठे रहते क्योंकि अंधेरे में तो कुछ काम हो नहीं सकता है। रात में पढ़ाई नहीं हो पाता है और खाना बनाने में दिक्कत होता है। बैठे रहते जो इमरजेंसी से काम होता है उतना होता है, उसके बाद फिर आराम से बैठे रहते। फिर सुबह में तो काम हो जाता है, पर फ़ोन चार्जिंग इमरजेंसी चार्जिंग सब में प्रॉब्लम आता है। लगातार सरकार जो है मदद नहीं कर पा रही है। लाइट बिजली संकट हो रहा है बार बार बिजली कटने की वजह से हमारे पढ़ाई पे बहुत दिक्कत हो रही है। हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे और सेमेस्टर 2 का एग्जाम चल रहा है अभी। इसके कारण बिजली ऐसे इतना कटना अच्छा बात नहीं है। सुबह लाइट कट जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दिक्कत होता है। दिक्कत होता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अंधेरा में बैठे रहते हो। बता दें कि झारखंड राज्य में कुल 2600 मेगावाट की बिजली की मांग है, लेकिन फिलहाल 2100 मेगावाट जो है पूरा हो पा रहा है। आपूर्ति उतनी की हो पा रही है। अभी भी 500 मेगावाट का अंतर साफ साफ सामने नजर आ रहा है, जिसके कारण ये जो बिजली संकट है वो झारखंड राज्य में उत्पन्न हो रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।